नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका पहला चैप्टर है मैथ्स का रियल नंबर। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसा आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब p की जो वैल्यू गिवन है वो एक्स स्क्वायर है, दिया हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p की वैल्यू गिवन है ए बी स्क्वायर और q दिया हुआ है ए क्यूब बी, जहां पे p और q प्राइम नंबर है। तो आपको बताना है इनका एलसीएम क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा है, हमें दिया हुआ है जो p है, p गिवन है ए बी स्क्वायर और जो q है वो गिवन है ए क्यूब बी। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो भी इसमें नंबर गिवन है, जो भी अल्फाबेट गिवन है, आपको एलसीएम निकालना है। तो जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ए है दोनों जगह, एक बी है दोनों जगह, तो जो ए की सबसे बड़ी पावर होगी और बी की सबसे बड़ी पावर होगी वही आपका एलसीएम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ठीक है, जो ए है दोनों जगह, इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो एलसीएम होगा और ऐसी बी में सबसे बड़ी पावर होगी वो एलसीएम होगा। अगर मान लो इसी में आपसे पूछा जाता है एचसीएफ बताओ क्या होगा, तो एचसीएफ में क्या होता है, लीस्ट पावर ली जाती है। तो जैसे ए और ए क्यूब में जो छोटी पावर है वो एक ही है, ऐसे ही बी स्क्वायर और बी में बी है। तो अगर इसका एचसीएफ पूछा जाता है तो ए भी होता है, बट ये बात कर रहा है एलसीएम की, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर है वो ली जाती है। तो ए क्यूब बी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। 140 गिवन है, इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले आप 140 की प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा आपका 70, फिर 2 से डिवाइड होगा 35, फिर 5 से डिवाइड होगा 7 और फिर 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा। तो आप लिख सकते हो जो 140 है, 140 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। तो आपको पूछा गया है कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर होंगे उसके एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो इनकी पावर का सम बताइए। तो आपको सम निकालना है। अब देखो 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, प्लस 5 का 1 है और प्लस 7 का भी 1 है। तो जो आंसर आएगा 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, एचसीएफ गिवन है हमारे पास, एचसीएफ गिवन है 11 है और हमें एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम गिवन है 7700 है। अगर एक नंबर दिया हुआ है, मान लो मैंने नंबर दिया हुआ है ए 275 है, आपको दूसरा नंबर बताना है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा, याद करिए जरा, आपके एनसीईआरटी में है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो नंबर रखिए यहाँ पे, ए की वैल्यू है 275 तो इसे 275 रखो, बी इज इक्वल टू एचसीएफ कितना गिवन है 11 और एलसीएम गिवन है 7700। तो अगर मुझे यहाँ से बी निकालना है तो बी कैसे निकालूंगा मैं, जो ये दिया हुआ है इनकी मल्टीप्लाई मत करिए, जो यहाँ वैल्यू गिवन है उसे इसके अपॉन में लिख लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये नंबर किससे कट रहा होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 11 से कटेगा, 11 टू जा और 11 5 जा 25 आ रहा, ये रहा आपका 7700। इसे आप लिख दो 77 इंटू 4 100 और अपॉन में 25। तो इससे क्या होगा 25 से कट जाएगा 4 टाइम, और अगर आप 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला आपके पास दिया हुआ है
व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर? जो भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे उनका आपको एचसीएफ निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? तो जैसे मेरे पास दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आप किसी का भी अगर एचसीएफ निकालोगे, चाहे मैं इसका एचसीएफ निकालूं, चाहे मैं इसका एचसीएफ, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा हूं तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, तो इनका एचसीएफ भी 2 ही आएगा, इनका एचसीएफ भी 2 ही आएगा, इनका एचसीएफ भी 2 आएगा। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। एचसीएफ आपको पता है कैसे निकालते हैं? तो ये 2 इसका आंसर होगा। अगला आपके पास दिया हुआ है इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम क्या होगा? प्राइम नंबर मैंने एक 2 मान लिया, मान लो, और अगला प्राइम नंबर मान लिया मैंने p+1, मतलब 2+1 3 मान लिया। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो कभी भी अगर दो प्राइम नंबर हैं, मान लो अगर एक प्राइम नंबर है और एक नॉर्मल कोई सा भी नंबर हो, तो उनका जो एचसीएफ होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, एलसीएम सॉरी, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अगर एक नंबर p है और एक p+1 है तो इनका जो एलसीएम होगा इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस 1 2 3 4 5 कोई भी ले लो आप, और एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया, वो कोई भी हो सकता है, √2 √3 √5 √7। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमेशा जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल नंबर होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जीरो के किससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो आएगा, और जीरो एक रेशनल नंबर होता है। बस ये वाला केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, और नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब जो पहला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो। तो ये हमेशा क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ अ लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है 4। कंपोजिट नंबर मतलब हुआ जो किसी और की टेबल में भी आता है। तो 1 किसी की टेबल में नहीं आता है, 2 किसी की टेबल में नहीं आता है, 3 किसी की टेबल में नहीं आता है, 4 आता है 2 की टेबल में। तो 4 क्या हो गया? एक लीस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। और लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर हो गया 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। इनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो 2:1। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान ये रखना है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 2:1 आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। अगला आपके पास दिया हुआ है चेक करिए क्या 4 टू पावर n जीरो पे एंड हो सकता है। बहुत सिंपल सा है, आप इसे समझिए, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर n का मतलब ये हुआ कि आप n की जगह कुछ भी रखोगे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हो, तो क्या वो कभी जीरो पे एंड होगा? तो जीरो पे एंड नहीं हो सकता है। कब तक नहीं हो सकता है? जब तक जिसकी आप पावर की बात कर रहे हो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 ना हो। जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तब तक वो जीरो पे एंड नहीं होगा। आप समझिए अगर 2 और 5 आता तो 10 बन जाता, और इसकी पावर आप कुछ भी रख लो लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो आप क्या लिखोगे? 4 टू पावर n कैन नेवर एंड with digit 0 because 2 and 5 both are not prime factor of 4, या बोथ की जगह, क्योंकि ये तो होता ही है तो आप इसे हटा दो, बिकॉज 5 is not a prime factor of 4, so it cannot end with digit 0, it cannot end with digit 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस अब यही आपको लिखना है, कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए उसके प्राइम फैक्टर करिए। 4 के फैक्टर केवल 2 इंटू 2 होता है, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है तो ये जीरो पे एंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर
विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर, मतलब जो 70 है और 125 है, तो आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। जब हम 70 और 25 को डिवाइड करेंगे तो कौन सा रिमाइंडर आ रहा है, 5 और 8। तो कभी भी अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो आप HCF निकालते हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है तो आप पहले रिमाइंडर को माइनस कर लोगे, दोनों में से यहाँ से माइनस कर लोगे और यहाँ से भी माइनस कर लोगे जो माइनस करना है, क्योंकि पहले वाले में डिवाइड करके रिमाइंडर 5 आ रहा है और दूसरे वाले में डिवाइड करके रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो आप इसे माइनस करोगे आएगा 65 और आप इसे माइनस करोगे ये आ रहा है आपका 117। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर कर लो, आपको क्योंकि इसका HCF निकालना तो फैक्टर करने पड़ेंगे, तो ये आएगा 5 इंटू 13, 13 5 जो 65 और ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि 13 9 जो होता है 117। तो क्योंकि आपको HCF निकालना है, लार्जेस्ट नंबर बोल रहा है, तो HCF क्या आ रहा है इन दोनों में, जो कॉमन आएगा 13, तो आंसर क्या होगा इसका 13 होगा। तो आप लिखोगे लार्जेस्ट नंबर क्या है आपका 13 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। लिखा हुआ है देयर आर टू सेक्शन, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है क्लास 10th में। जो ए में स्टूडेंट है वो 32 है और जो बी में स्टूडेंट है वो 36 है। ठीक है, आपको निकालना है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी, मतलब इनका आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालने हैं। तो आप कभी भी अगर आपको ऐसा करना हो तो मिनिमम के लिए आपको एलसीएम निकालते हैं। तो टू के फैक्टर, इसके फैक्टर कर लो तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32। इसके होंगे 2 18 बचा, फिर 2 फिर 3 और फिर 3। ठीक है, अब क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आएगा आपका, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा था, 2 आएगा ही आएगा, एक ये आ रहा है 2 तो ये भी आएगा ही आएगा, बाकी ये 2 2 और 2 ये तो आएंगे ही, फिर ये 3 और 3 बच रहे हैं तो ये भी आएंगे। तो जो टोटल है आपके पास वो आ रहा है 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, 32 और इंटू 3 3 जा 9, तो ये आ रहा है आपके पास 9 टू जा 18 और 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 28। ठीक है, अब आपको निकालना है इफ ईच बुक कॉस्ट 150, मतलब अगर हर एक बुक की कॉस्ट 150 है तो जो टोटल कॉस्ट आएगी, तो आप लिखोगे मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक आया, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी, सॉरी ये 2 था, 288 और इंटू 150, तो 0 15 8 120 कितना बचा 12, 15 120 12 132 2 13 15 2 30 और तो ये आएगी आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं जल्द, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।